अब अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जाकर नहीं पूछेगा, ठीक है। काल विभाजन की किसने किसने हिंदी साहित्य के कालों को बांटा है, ओके, और क्या क्या नामकरण उनके हैं। तो विभाजन का क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक बांटा गया है और क्या क्या उनको नाम दिया गया है, कौन कौन से साहित्यकार ने क्या क्या नाम दिया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ओके। यदि पीएससी मेंस को देखा जाए तो लगातार इस भाग से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बीज वपन काल किसने नाम दिया, आदिकाल को। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋतिकाल के उत्तरार्ध को आपका नव विकास काल किसने कहा। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम नामकरण किसने किया। यह क्वेश्चन एसीएफ में पूछा गया है, हिंदी साहित्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया, एसीएफ का क्वेश्चन है। एसीएफ में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि आपका भ्रमर गीत के साहित्य आपका लेखक कौन है, यह भी एसीएफ का क्वेश्चन है, ओके। और पीएससी मेंस में भी लगातार यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिएगा ये जो है आपका दोनों एग्जाम में आपका ये जो चैप्टर है काम आएगा, ठीक है। देखिएगा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काल विभाजन जो है, काल विभाजन जो है वो भारत में सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिएगा इसमें एक नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ये बहुत बड़े भाषाविद है। कौन है? ये बहुत बड़े भाषाविद है, भाषाविद है और इतिहासकार है, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर है ये। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य मैं शॉर्ट में लिखा हूं ना, आप पूरा लिखना। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ही आपका आ गया, एक क्वेश्चन आपका आ गया, 2 नंबर मिलेगा। क्लियर है ये सबको? चलिए, अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, इसके बाद कौन कौन है जिन्होंने हिंदी साहित्य को अलग अलग कालों में बांटा। तो काल विभाजन का हिंदी साहित्य के काल विभाजन का अगला प्रयास जो है, प्रयास आप इसको पूरा लिखना, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है। देखिए तो काल विभाजन का अगला प्रयास किसने किया? मिश्र बंधु ने किया। किसने किया? मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट जो प्रयास है वो मिश्र बंधु ने किया। क्वेश्चन पूछा है पीएससी मेंस में कि मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य को कितने काल में बांटा। तो इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 काल में बांटा, 5 काल में। और यहां पर जो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है ना, इन्होंने हिंदी साहित्य के काल को 11 भाग में बांटा, 11 भाग में 11 काल इन्होंने बताया हिंदी साहित्य का, 11 काल। जॉर्ज, देखो रखते चलो, इसको याद करते चलो। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, याद हुआ। फिर कितने भाग में बांटा पूछेगा, 11 भाग में बांटा। ये नहीं पूछा है लेकिन पूछेगा। दूसरा, काल विभाजन का अगला प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद तो अगला प्रयास किया मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने कितने काल में बांटा? 5 काल में बांटा। नाम नहीं पूछता, मिश्र बंधु याद रखना, ठीक है। 5 काल में बांटा। ये 5 काल में लिख रहा हूं कौन कौन सा काल, देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा आरंभिक काल। क्या कहा? पहले काल को इन्होंने कहा नंबर 1 आरंभिक काल। नंबर 2 इसके बाद का इन्होंने कहा आपका माध्यमिक काल। क्या कहा? आरंभिक काल। मध्य काल को कहा इन्होंने माध्यमिक काल। फिर नंबर 3 अलंकृत काल।
नेक्स्ट काल में क्या कहा इन्होंने? आरंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, फिर नंबर 4 परिवर्तन काल। क्या कहा? परिवर्तन काल। फिर नंबर 5 वर्तमान काल। मतलब आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? वर्तमान काल कहा। और आपका अलंकृत और वर्तमान के बीच के काल को इन्होंने कहा परिवर्तन काल। याद कैसे करना है? देखो, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना। याद इसको कैसे रखना है देखिएगा। मिश्र बंधु नाम याद रखिएगा ना, मिश्र बंधु। इन्होंने कहा आरंभ होता है मध्य से। समझना बात को, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। आरंभ किया मध्य से, आरंभ मध्य, फिर अलंकार से इन्होंने परिवर्तन किया। आरंभ किया मध्य से, अलंकार से परिवर्तन किया और वर्तमान में आ गए। ऐसा आप ट्रिक से याद रखना। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 काल में बांटा। ट्रिक बता रहा हूं, देखिएगा। आरंभ किया मध्य से, अलंकार से परिवर्तन कर वर्तमान में आ गए, अलंकार से परिवर्तन कर वर्तमान में आ गए। ये आपका हो जाएगा ट्रिक। तो मिश्र बंधु का ये काल विभाजन हो गया, देखिएगा। फिर उसके बाद जो काल विभाजन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, उसके बाद काल विभाजन किया रामचंद्र आचार्य लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मान लो आचार्य ने दिया है तो हड़बड़ा मत जाना, दिया है ना, आचार्य ने दिया रामचंद्र शुक्ल लिख दिया है तो वही रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आप लोग हड़बड़ाते बहुत ज्यादा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया और साहित्य को 4 भागों में बांटा। 4 अलग अलग काल में उन्होंने बांटा। क्या क्या था? और सबसे प्रमाणित काल विभाजन, सबसे समझ लो आपका ठोस जो होता है ना, ठोस काल विभाजन, या फिर आप बोल सकते हो आपका जो सर्वसम्मति से जिसको माना गया, जिस काल विभाजन को, जिस पर सब कीमत बन गई, वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इन्होंने 4 भाग में बांटा, देखिएगा। नंबर 1, सर्वप्रथम इन्होंने कहा वीरगाथा काल। आदिकाल को इन्होंने कहा, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल की संज्ञा दी और इसका डेट इन्होंने रखा 1050 से 1375। 1050 से 1375। फिर दूसरा इन्होंने कहा भक्ति काल, इसका डेट इन्होंने रखा 1375 से लेकर 1700। फिर तीसरा इन्होंने कहा रीतिकाल, रीतिकाल, इसका काल इन्होंने रखा रीतिकाल तीसरा, इसका इन्होंने डेट डिसाइड किया आपका 1700 से लेकर 1900। और चौथा इन्होंने कहा आपका आधुनिक काल। क्या कहा? आधुनिक काल। और इसका जो डेट है इन्होंने रखा आधुनिक काल, चलो पूरा लिख देता हूं, आधुनिक काल ये 1900 से लेकर अब तक 56 नाना पाटेकर, ठीक है। चलो, तो आपका वीरगाथा काल 1050 से 1375 याद करना है। अभी अब इसको तरीका, टेक्निक बता रहा हूं याद करने का, ट्रिक क्या हो सकता है, देखिएगा। रामचंद्र, नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र वीर थे, उनके भक्त थे, वो रीति से, समझो, तो वीर थे, उनकी भक्ति रीति से की जाती थी। और कौन करते थे? आधुनिक लोग। तो काल विभाजन का ट्रिक है, देखो। रामचंद्र शुक्ल का ना, राम वीर थे, उनकी भक्ति रीति से करना है, रीति से करते थे कौन? आधुनिक लोग। तो रामचंद्र वीर थे, उनकी भक्ति रीति से आधुनिक लोग करते थे। कितना आसान तरीका है। राम भगवान वीर थे, उनकी भक्ति रीति से आधुनिक लोग करते थे। वीर, भक्ति, रीति, आधुनिक, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। समझ रहे बात को? फिर अगला जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनका भी पूछा जा चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार काल विभाजन किया और हिंदी साहित्य को कितने काल में बांटा। ठीक है, या फिर आपको काल विभाजन देगा और पूछेगा ये काल विभाजन किसने किया है। मान लो जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये दे दिया और पूछेगा कि ये जो काल विभाजन है किसका, ये मेंस में पूछा है। अगर मेंस में पूछा है ना, पीएससी मेंस में, तो हो सकता है उसको बदल के दूसरा वैरायटी में कुछ छान मान के, समझ रहे हो बात को, पीएससी रिपीट करता है या फिर व्यापम के क्वेश्चन को उठा कर देता है। समझ रहे हो बात को, तो हो सकता है कि ऐसे में पूछे आपका। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि ये काल विभाजन किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य को 5 भागों में किसने बांटा, मिश्र बंधु ने। ये काल विभाजन किसका है, मिश्र बंधु का है। सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया, जॉर्ज गिरसन ने किया प्रथम काल विभाजन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम काल विभाजन पढ़ेंगे, देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। पहला इन्होंने कहा आदिकाल। क्या कहा, पहले काल को क्या कहा इन्होंने, आदिकाल। इन्होंने दूसरे काल को कहा आदिकाल के बाद आपका पूर्व मध्यकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहले तो कहा क्या, आदिकाल, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद के काल को पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल बोला है, उसके बाद तीसरा क्या कहा हुआ उन्होंने, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। उसके बाद इन्होंने चौथा नंबर कहा, उत्तर मध्यकाल के बाद आपका आधुनिक काल। क्या कहा, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा और आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा। और यदि क्वेश्चन पूछेगा कि रामचंद्र शुक्ला के काल विभाजन से किसका काल विभाजन मिलता जुलता है, ये क्वेश्चन पूछा है ना, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से किसका काल विभाजन मिलता जुलता है, तो उसका आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है किससे मिलता जुलता है, किसके समान है, रामचंद्र शुक्ल के विभाजन। इसको थोड़ा सा मिटाता हूं जी, ऊपर ले जाता हूं, आपको दिखना चाहिए ना स्पष्ट, है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन किससे मिलता जुलता है, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के समान है। मतलब लगभग ना, लगभग हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन किसके समान है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के समान है। कैसे देखिएगा, आधुनिक काल कैसे देखिएगा ना, क्या था जी, 1900 से अब तक, 1900 से अब तक देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा वीरगाथा काल, है ना, इन्होंने वीरगाथा काल को क्या कहा, आपका आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा भक्ति काल, इन्होंने भक्ति काल को कहा पूर्व मध्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा रीतिकाल, इन्होंने रीतिकाल को कहा उत्तर मध्य काल। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा आधुनिक काल, इन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा। और दोनों का जो डेट है ना काल विभाजन का, लगभग मिलता जुलता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल का। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। काल विभाजन यदि पूछेगा तो आपका जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा बिल्कुल वर्गीकृत ऐसा काल विभाजन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदिकाल में, आदिकाल का नामकरण किसने किसने क्या क्या किया और उस काल की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो हम अब चलते हैं, ये आपने लिख लिया। मैं आता हूं किसमें, नंबर 1 आदिकाल। किसमें आता हूं, आदिकाल में। तो आदिकाल का हम डेट मान लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल वाला आपका 1050 से लेकर 1375, 1050 से लेकर
1375 चलिए हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। 650 से लेकर 1300 भी आपको मिल जाएगा बुक में, 1350, ठीक है। 950 से मिल जाएगा, हमने मान लिया क्या 1050 से 1375 आपका आदिकाल का डेट हमने मान लिया, देखिएगा, है ना। ये काल जब है आपका गजनबी के आक्रमण वाला लगभग वही वाला काल है, ठीक है। देखिएगा, जब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे भारत में, उस समय क्या हुआ, भक्ति आंदोलन, फिर आपका उसके बाद में जन्म हुआ, ठीक है, आदिकाल। देखिएगा, इसके बाद आपका भक्ति काल आएगा, देखिएगा ना, आदिकाल। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिएगा, नामकरण। क्वेश्चन क्या पूछा, नामकरण, ठीक है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल कहा किसने, अभी बताया हूं, आदिकाल किसने कहा, अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अभी बताया ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद कैसे रखना है, याद करने का तरीका, आदिकाल, आदि मतलब क्या होता है, 1000 साल पुराना, समझना। अभी 2020 चल रहा है ना, 1000 साल पहले आदिकाल, तो नाम याद हो जाएगा। आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। चलो एक याद हो गया, नामकरण करो ना आदिकाल का। देखिएगा, आदिकाल को वीर गाथा काल, ये सब प्रश्न पूछा ना, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। वीर कौन थे, रामचंद्र, वीर थे रामचंद्र, वीर राम, ठीक है। फिर आदिकाल को ना, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो ये जो अंग्रेज था जॉर्ज ग्रेसन, इसको आप चाटुकार बना दो, है ना, और अंग्रेज को चाटुकार बनाने में अच्छा भी लगे, थोड़ा सा अच्छा साउंड कर रहा है ना, तो जॉर्ज ग्रेसन। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने। आदिकाल को क्या कहा, जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल को चारण काल कहा। चारण कवि वो कवि होता है जो अपने राजा के वीरता के बखान में, अगर वीर हो तो भी और नहीं हो तो भी, तो राजा के जो गुणगान में जो अपना साहित्य का रचना करता है, उसकी चाटुकारिता करता है, उसको चारण कवि कहा जाता है। इसलिए जॉर्ज ग्रेसन ने कहा इस काल को चारण काल। समझ में आई बात, देखिएगा। फिर इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा। राहुल नाम तो सुना होगा, सिद्ध सामंत काल कहा किसने, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने। याद कैसे रखोगे, सामंत सामंत सांकृत्यायन, ये ट्रिक देखो, ट्रिक छोटा छोटा है, छोटा छोटा ट्रिक, छोटा छोटा ट्रिक आप बनाते जाओ। वीर कौन थे, राम थे, ये ट्रिक हो गया। 1000 साल आदिकाल, आदि 1000, ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया। आ रही बात समझो, तो छोटा छोटा ट्रिक आप बनाते जाओ। सामंत सांकृत, एक क्वेश्चन पूछ चुका है भैया, पीएससी में इसका क्वेश्चन है ना। आदिकाल को संधि काल किसने कहा, संधि काल राम कुमार वर्मा ने कहा। राम कुमार, संधि काल किसने कहा, राम कुमार। तो संधि कौन करा सकता है, संधि राम करा सकते हैं। याद करने का तरीका, ये भी ट्रिक हो गया। आदिकाल को आरंभिक काल, मेंस का क्वेश्चन, आरंभिक काल किसने कहा, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा। आदिकाल को आरंभिक काल अभी मिश्र बंधु में बताया हूं, मिश्र बंधु में बताया हूं ना, 5 काल खंडों में बांटा है, और उन्होंने आरंभिक काल, आरंभ, माध्यमिक काल, ये बताया ना 5 काल खंड। आरंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। फिर प्रारंभिक काल, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा। कोई भी चीज आप शुरू करते हो, प्रारंभ करते हो, और प्रारंभ करते हो तो गणेश जी का नाम लेते हो, लेते हो कि नहीं। प्रथम चरण गणपति को, प्रारंभ जो है गणपति से, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभ कहां से हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है गणेश भगवान से, ये आपका ट्रिक हो गया। आदिकाल को बीज वपन काल, बीज मतलब जब साहित्य का आरंभ हो रहा है, बीज डाला जा रहा है, साहित्य का बीज डाला जा रहा है, इसी काल, इसीलिए
आदिकाल को बीजोपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद कैसे रखोगे? तो जो महावीर है बीज वही डाल सकता है। संधि राम कराएंगे, वीर राम है, बीज कौन डाल रहा है? महावीर, महावीर प्रसाद जी। अब अगला हम देखेंगे, देखो आदिकाल के नामकरण हम देखें ना, अब हम देखेंगे कि आदिकाल के प्रमुख साहित्य और साहित्यकार, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आता है, अरे पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई पूछा नहीं पूछा है ना? बिसल देव रासो, विजय पाल रासो, ये क्वेश्चन आता है ना, खुम्मान रासो पूछा है। तो ये आदिकाल की रचना है, तो आदिकाल के प्रमुख रचना को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूं, हो गया। किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, किस प्रकार की रचनाएं हुई, ये हम अभी यहां पर देखेंगे। ठीक है, आदिकाल का साहित्य देखिएगा, तो देखिएगा हम सीरीज से चलेंगे, है ना। 3 प्रकार के साहित्य आदिकाल में, 3 प्रकार के साहित्य बिल्कुल प्रचलन में थे, है ना। नंबर 1 सिद्ध साहित्य, नंबर 2 नाथ साहित्य, और नंबर 3 रासो साहित्य। देखिएगा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य, 3 प्रकार के। सिद्धों की संख्या थी 84, नाथ की संख्या थी 9, और रासो साहित्य जो थी, सिद्ध की संख्या, क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध साहित्य की संख्या 84, नाथ साहित्य की संख्या 9, और रासो साहित्य 3 वैरायटी का था। एक था वीरगाथात्मक, वीरगाथात्मक रासो साहित्य था। दूसरा था श्रृंगार परक, और तीसरा था धार्मिक उपदेश मूलक। वीरगाथात्मक, श्रृंगार परक और तीसरा धार्मिक उपदेश मूलक। श्रृंगार परक और धार्मिक उपदेश मूलक से ज्यादा प्रचलित जो था, जो प्रमुख था, वो था वीरगाथात्मक। तो रासो साहित्य का 3 वैरायटी था। नाथ में 9 नाथ प्रसिद्ध हुए, उसमें आदिनाथ जो थे वो सबसे प्रमुख थे, और ये जो 9 नाथ थे उनकी साहित्यिक रचनाएं जो है वो फली फूली। सिद्ध साहित्य जो है, सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या थी 84। सिद्ध साहित्य का मतलब यह होता है, इसमें आपका तंत्र मंत्र और सिद्धि, तंत्र मंत्र और सिद्धि इत्यादि की इसमें सिद्ध साहित्य में प्रमुखता होती थी। समझ रहे हो बात को? अलौकिकता का वर्णन इसमें होता था। ठीक है, अदृश्य शक्तियों का वर्णन इसमें होता था, सिद्ध साहित्य। अब हम आएंगे किसमें? रासो साहित्य में। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भैया 3 प्रकार के साहित्य तो थे, है ना, और 2 प्रकार की शैलियां, 2 शैलियां इस समय, 2 शैलियां प्रचलन में थी। एक थी आपका डिंगल शैली, डिंगल शैली, और दूसरा था पिंगल शैली। डिंगल शैली, दूसरा पिंगल शैली। ये डिंगल शैली जो है ये थोड़ा कर्कश थी। कर्कश, कर्कश मतलब इसमें, इसको सुन के एक प्रकार का उत्साह मन में जगता था, और टा ठा ड ढ, साहित्य में टा ठा ड ढ इस प्रकार के वर्णों का उच्चारण ज्यादा मिलता था। तो इसकी जो शैली, डिंगल शैली जो थी कर्कश थी, और पिंगल शैली जो थी वो कर्णप्रिय थी, कर्णप्रिय। कितने प्रकार के साहित्य प्रचलन में थे? तो 3 प्रकार के साहित्य प्रचलन में थे। अब मैं आता हूं किसमें? प्रमुख रासो साहित्य में। ठीक है, देखिएगा, एक तो आप जानते हो क्या, पृथ्वीराज रासो, है ना। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। सभी को पता होगा, सभी को याद होगा, है ना। 8वीं 9वीं में पढ़े जी इसको, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो?
पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन? चंद्र बरदाई। नंबर 2 विजय, ये रचनाकार है। खुमान रासो का रचना किसे किया? दलपति विजय ने किया। नंबर 3 जो प्रमुख है वो बता रहा हूं और इसी के अंदर क्वेश्चन आता है। तो परमार रासो के रचनाकार कौन है जी? जगनिक। अब इसका ट्रिक बताऊंगा, इसको याद कैसे करना है ट्रिक बताऊंगा, देखिएगा ना। हमीर रासो के रचनाकार शांगधर। नंबर 5 बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। ठीक है, अब मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, ये सबको पता है। इसको कैसे याद रखना है इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखिएगा ट्रिक बता रहा हूं ना। ये और ये क्या हो गया जी? क्या हो गया? खुद, खुद पर जग, खुद पर जग। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, चलो उसको मिटा रहा हूं मैं, देखिए। खुद पर जग हाँ सा। ट्रिक बता रहा हूं ना। खुद पर जग हंसा 20 नर। इसको आप बस याद कर लो, खुद पर जग हंसा 20 नर। यहां पर लिख देता हूं ना, यहां पर देखिएगा, ट्रिक लिख रहा हूं इसका ट्रिक। ये ट्रिक है। ये ट्रिक यदि आपको याद हो जाएगा ना तो फिर आप खुद बोल के देख लो। खुद पर जग हंसा 20 नर। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा, मान लो खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो आपको ट्रिक याद है, खुद पर, खुद खुमान रासो 10 है, खुद 10 है, दलपति विजय। आपको पूछा जाएगा हमीर रासो का रचनाकार कौन है? खुद पर जग हंसा, हमीर रासो सा शांगधर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाल रासो का रचनाकार कौन है? परमाल रासो। तो खुद पर जग परमाल, परमाल पर जग जगनिक। तो ट्रिक से चीजें क्या है जीवन भर के लिए हो जाता है। आ रही बात समझ में? ट्रिक बना लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। फिर एक और है आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी मैं ट्रिक में ले लूंगा। वो है आपका विजय पाल रासो। क्या है? विजय पाल रासो। और विजय पाल रासो के रचनाकार है नाल सिंह, नाल सिंह भाट। विजय पाल रासो के रचनाकार है नाल सिंह भाट। इसको कैसे मैं ट्रिक में लूंगा? देखो, इसको भी ट्रिक में लेना है ना। तो खुद पर जग हंसा 20 नर वीना, 20 नर वीना। तो वीना से आपको याद रहेगा विजय पाल रासो, नाल सिंह भाट। तो ये आपका आदिकालीन प्रमुख रासो साहित्य जो है, सभी के सभी क्या है? रासो साहित्य है। रासो साहित्य और उनके साहित्यकार। आ रही बात समझ में? अब कुछ चीजें और देख लो ना। ये तो रासो साहित्य हो गया। और कौन कौन से साहित्यकार थे जो आदिकाल में जाने जाते हैं, जिनसे प्रश्न आ सकता है? तो देखिएगा ना, ये भी आदिकालीन ही बता रहा हूं ना। तो वो है आपके स्वयंभू कवि। स्वयंभू कवि ना, अन्य यहां पर लिख देता हूं अन्य। तो अन्य में कौन कौन है देखिएगा। स्वयंभू कवि, इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है पौम चरियु। तो स्वयंभू कवि की रचना है पौम चरियु। अजीब सा लग रहा है बोलने में, लेकिन ये रचना है। और स्वयंभू कवि को इसको हैशटैग मार के लिखेगा अपभ्रंश के वाल्मीकि। स्वयंभू कवि को अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। और ये जो रचना इनकी पौम चरियु, ये इनका अपभ्रंश पढ़ाया हूं आपको, याद करो। अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो अपभ्रंश के वाल्मीकि किनको कहा जाता है? स्वयंभू कवि को कहा जाता है। इसके अलावा विद्यापति, यही प्रमुख साहित्यकार विद्यापति। विद्यापति के किस नाम से जानते हैं?
विद्यापति को हम मैथिल कोकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति की रचना जो पूछा जा सकता है, विद्यापति की रचना है आपका कीर्तिलता। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली किसकी रचना है? आपका विद्यापति की रचना है। विद्यापति को क्वेश्चन पूछेगा मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर आएगा विद्यापति। क्वेश्चन पूछेगा अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू कवि। ये अगर हो गया होगा तो मिटा रहा हूं ना, है ना। अन्य कुछ और बचे, ये ट्रिक आप लिखिएगा, खुद पर जग हंसा 20 नर बीना। ठीक है, देखिएगा देखिएगा आपका अन्य साहित्यकार बता रहा हूं ना। कौन कौन हुए जी? ये हुए शंभू कवि, ये हुए आपके विद्यापति, और कौन थे देखिएगा? शंभू कवि, विद्यापति, ये सब आदिकाल चल रहा है ना। ठीक है, इसके बाद में भक्ति काल में आऊंगा। और थे आपके सरहपा, सरहपा, इनकी रचना दोहा कोश, दोहा कोश। और कौन थे? शबरपा, इनकी रचना चर्यापद। और कौन थे? कणहपा, इनकी रचना दोहा कोश। देखो, सरहपा की रचना दोहा कोश, षटकोण के ष, षटकोण के ष, और कणहपा का रचना है दोहा कोश, शक्कर के श। शबरपा, इनकी रचना है चर्यापद। तो ये भी आपके आदिकालीन साहित्यकार है जी। इसके अलावा आदिकालीन साहित्यकार में आपका अमीर खुसरो, कौन है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो है ना, पढ़ा होगा आपने, ये वाद्य यंत्रों के जनक भी है ना। सितार और आपका तानपुरा और वीणा को इन्होंने मिला के क्या बनाया? सितार बनाया इन्होंने। अमीर खुसरो ने तानपुरा और वीणा को मिलाकर सितार बनाया था इन्होंने, है ना। और आपका अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां बहुत प्रचलित है। खुसरो की पहेलियां, तो इनकी पहेलियां बहुत प्रचलित है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था? इसके अलावा देखिएगा आदिकाल में आपका बोलते हैं उसको कड़वक। देखिएगा कड़वक, कड़वक, कड़वक क्या है बता देता हूं। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? किसके साथ? चौपाई के साथ दोहा रखना। तो चौपाई के साथ दोहा रखना ये आदिकाल में चालू हो चुका था। और चौपाई के साथ दोहा रखने क्या बोलते हैं? कड़वक कहते हैं। और भक्ति काल में, भक्ति काल में इसका प्रयोग, भक्ति काल में इसका प्रयोग, भक्ति काल में कड़वक का प्रयोग किसने किया? भक्ति काल में कड़वक का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी का रामचरितमानस यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहले चौपाई चलता है, फिर बीच में दोहा, फिर चौपाई, फिर दोहा। ठीक है, ये आपका आदिकाल। इतना करना है आपका आदि